बुलेटिन में सबसे पहले एक बड़ी और एक अहम खबर आपको दे दें कि वफाकी वजीर खजाना असद उमर के मुताबिक 23 जनवरी को मिनी बजट पेश किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे। अली इमरान सैयद ने हमें ज्वाइन किया है। जी अली। जी बिल्कुल, उनका ये कहना था कि इनिशियली 21 जनवरी का प्लान था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के दौरे, बैरून मुल्क के दौरे के सबब इसको 23 जनवरी किया गया है। कुछ अहम तब्दीलियां उन्होंने बताई हैं यहाँ पे कराची चैम्बर में सनतकारों को कि SRO जारी करने का इख्तियार ख़त्म किया जा रहा है, जबकि टैक्स एनोमलीज जो थी वो भी इस बजट में, मिनी बजट में उसको एड्रेस किया जाएगा, जो कि सनतकारों की तरफ से शिकायत होती थी। साथ ही साथ टैक्स स्ट्रक्चर में अगर कोई तब्दीली होगी मुस्तकबिल में तो वो पार्लियामेंट की अप्रूवल से होगी, रादर देन कि FBR उसकी अप्रूवल दे। यहाँ पे सनतकारों ने FBR को के जो निचले सतह के अफसरान हैं उनको जो पावर्स दी गई हैं उस पर शदीद तनकीद का इजहार किया है। सराज कासिम तेली का कहना है कि ये रिश्वत लेने के लिए उन्होंने इल्जाम लगाया है कि FBR के अफसरान टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये शिकायत हैं सनतकारों की जो कि उन्होंने असद उमर से कही हैं, इल्ज़ाम लगाया है। यकीनन दूसरी तरफ जो टैक्स हुकाम है उनका कहना है कि सनतकार जो हैं बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी में मुलव्वस हैं। तो ये दो तरफा मुख्तलिफ बातें हैं, कहाँ रिकनसाइल होती हैं। अहम बात यह है कि 23 जनवरी को जो उन्होंने अनाउंस किया है मिनी बजट पेश हो रहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कुछ महंगाई के हवाले से मजीद खबरें सुनने को मिल सकती हैं अवाम को। जी, महंगाई के हवाले से कुछ मजीद खबरें सुनने को मिल सकती हैं अवाम को, ये बताना है अली इमरान सैयद का। उन्होंने ये भी बताया कि वफाकी वजीर खजाना असद उमर का कहना है कि 23 जनवरी को मिनी बजट पेश किया जाएगा। FBR के SRO के इजरा का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया है। आपको बताएं कि वजीर खजाना असद उमर कराची की चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उन्होंने सनतकारों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को मिनी बजट पेश किया जाएगा। जैसे कि अली इमरान हमें बता रहे थे कि पहले उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि 21 जनवरी को बताया जाएगा, नए बजट के बारे में पेश किया जाएगा इसको, लेकिन अब वजीर खजाना ने बताया कि 23 जनवरी को मिनी बजट पेश किया जाएगा और FBR के SRO के इजरा का इख्तियार भी खत्म कर दिया गया है। अली इमरान सैयद ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। अली, हमें वाज़े कीजिएगा, मिनी बजट से मुतालिक उन्होंने मजीद कोई गुफ्तगू की, मजीद कुछ बताया कि टैक्सेस के हवाले से किस किस्म की हम एक्सपेक्टेशंस रखें या दीगर चीज़ों पर ड्यूटीज़ वगैरह से मुतालिक किस चीज़ को एक्सपेक्ट करें? जी बिल्कुल, यकीनन अभी तो इनकी बातचीत शुरू हुई है जिसमें सनतकारों का ये दावा है कि अगर आप FBR को बंद कर दें तो टैक्स कलेक्शन में 15% इजाफा हो सकता है। ये यहाँ पे सनतकारों का कहना है, बहुत नाराज नजर आ रहे हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से और मुख्तलिफ इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन बजट के हवाले से कि उसकी क्या जो है डिटेल्स होंगी, यकीनन उसमें सब्सिडीज कम करने के हवाले से, रेवेन्यू बढ़ाने के हवाले से या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो मेंटेन किया है हुकूमत ने, उनको मुमकिन है कि वो दोबारा पुराने लेवल्स पे ले जाएं, उनके ऊपर सेल्स टैक्स या अदर जो PDL वगैरह में इजाफा, इस तरह की चीज़ें। यानी ये कि बजट खसारा जब आप कम करेंगे तो आवाम के ऊपर दबाव पड़ेगा, ये मेन लाइन होनी है इस मिनी बजट में। और यकीनन रेवेन्यू कलेक्शन हमारे बढ़ने हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ सकती हैं और जो मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनको देखते हुए ये एक्सपेक्टेशन भी हो सकती है कि कुछ चीज़ें जो लग्जरी आइटम उन्हें टोटल बैन कर दिया जाए या फिर 2 गुना 3 गुना उनके ऊपर ड्यूटीज बढ़ा दी जाएं। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये कि जो अवाम जो बिल्कुल निचली सतह का जो गरीब बंदा है उसके लिए यकीनन ये देखना है कि वो क्योंकि इम्पोर्टेड अशिया इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत अगर बढ़ती है, दीगर बिजली की कीमत बढ़ती है तो लामोहला गरीब भी मुतासिर होगा। जी अच्छा इमरान, पिछले बजट की वजह से ये आवाम की कमर तो महंगाई तोड़ चुकी है और हाल ही में अद्वियात की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं, तो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, टेंटेटिव प्लान क्या है वजारत खजाना के बाद रेवेन्यू बढ़ाने के लिए? क्या आवाम पर ही मजीद बोझ डाला जाएगा, मजीद सेक्टर्स में टैक्सेस लगाए जाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि आपकी इकोनॉमी ही इंपोर्टेड इकोनॉमी है, हर चीज इंपोर्ट हो रही है। यानी ये कि अगर कार ये कही जाती है 70% पाकिस्तान में बन रही है तो वो सारा रॉ मटेरियल भी मेनली इंपोर्ट हो रहा होता है। स्टील प्रोडक्शन है नहीं, जो 70 की दहाई में आपकी वाहिद स्टील मिल लगी थी वो बंद पड़ी हुई है। तो रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन, भले से स्टील हो भले से प्लास्टिक हो, सारा जब आप इंपोर्ट करेंगे और आपका रुपया गिरेगा तो लामोहला महंगाई बढ़नी है।
اور ایسے وقت میں جبکہ آپ کو زر مبادلہ کے ذخائر 2 مہینے کی امپورٹ بل کے برابر نہیں رہ گئے، آپ کو مزید پیسہ چاہیے ہے، تو جو IMF نے بولنا ہے، جو انہوں نے اپنے مطالبات رکھنے ہیں، وہ لامحالہ حکومت کو پورا کرنے ہوں گے، بھلے سے یہ حکومت ہو، پچھلی والی جتنی بھی حکومتیں ہوں، جس بھی کلر کی حکومتیں رہی ہوں، وہ یہ فنڈامنٹل مسئلہ حل نہیں کر پاتی کہ میڈ ان پاکستان پہ زیادہ دھیان دے تاکہ امپورٹ یا ڈالر امپیکٹ جو ہے وہ منیمائز کیا جا سکے، مہنگائی کو چیک کیا جا سکے۔ جی اچھا علی، کیونکہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ چیمبر آف کامرس میں خطاب کر رہے تھے، تو کیا انہوں نے کوئی آنے والے بجٹ میں سبسڈیز سے متعلق بھی ذکر کیا وزیر خزانہ نے؟ اور دوسری بات یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت شروع سے ہی کہہ رہی ہے کہ ٹیکس ریونیو جنریشن پہ اب ان کا فوکس رہے گا، کوشش ہوگی کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے، تو اس سے متعلق انہوں نے کوئی گفتگو کی؟ منی بجٹ میں کیا ایکسپیکٹ کریں ہم؟ جی ایک اپروچ تو ان کی اسد عمر کی بہت اچھی نظر آئی کہ انہوں نے جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز تھیں ان کے لیے ان کو الگ کر کے دیکھا، اور جو باقی انڈسٹریز تھیں ان کو الگ دیکھا، یعنی یہ کہ اگر گیس کی قیمتیں بڑھیں تو ان دونوں چیزوں کو ٹارگیٹڈ دیکھا، یعنی یہ کہ ان کی کوشش یقیناً یہ ہے کہ غریب جو ہے وہ کم سے کم ہٹ ہو، لیکن یقیناً ان کے پاس روم بہت کم ہے کہ جس کو وہ استعمال کرتے ہوئے، پیسہ کم ہے، ذرائع کم ہیں کہ جو پاکستان کو اس وقت بیل آؤٹ کر سکیں، دے سکیں، پرووائڈ کر سکیں، لہٰذا ان کو منور کرنے کا جو روم ہے وہ بہت کم ہے۔ یقیناً مہنگائی الٹیمیٹلی نظر آتی ہے پاکستان میں آتی ہوئی، اور اسے جب تک لانگ ٹرم پلان نہیں ہوگا، یعنی یہ کہ جب آپ کے یہاں سرسوں اور بھٹا پیدا ہو سکتا ہے اور سورج مکھی، تو پھر آپ $2.5 ارب کا کیوں تیل ملیشیا اور انڈونیشیا سے امپورٹ کر رہے ہیں، اور پھر آپ وہی $2.5 ارب لینے کے لیے IMF کے پاس جا رہے ہیں؟ تو یہ بہت ہی بیسک قسم کے کوشچنز ہیں جن کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا، اور کوئی بھی حکومت نہیں کر رہی، ایزی گوئنگ ہے کہ منگوا لیں، باہر سے امپورٹ کر لیں، کوئی چیک نہیں ہے، کوئی بیلنسز نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہمارے ملک کو لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم، ہر طرح کے چیلنجز کا مسلسل مہنگائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ حکومت نہیں کرتی، یہ نیگلیجنس ہے سکسیسو گورنمنٹ کی کہ وہ امپورٹ اکانومی انہوں نے پاکستان کو بنا دیا ہے۔ جی اچھا علی، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں، علی ہمیں اپڈیٹ کریں مسلسل کہ 23 جنوری کی ڈیٹ دے دی گئی ہے، منی بجٹ پیش کیا جائے گا موجودہ حکومت کی جانب سے۔ مالیاتی بل کے بارے میں اپڈیٹس کے لیے جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے نمائندہ جیو نیوز اشرف ملکم سے، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ اشرف، آپ کے پاس مالیاتی بل سے متعلق کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی گزشتہ دنوں وزیر خزانہ اسد عمر نے ہی اسلام آباد میں کہا تھا کہ مڈ جنوری میں جو سپلیمنٹری بجٹ کا نام اسے دے رہے ہیں کہ اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا۔ منڈے سے اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے، حتمی تاریخ تو ظاہرہ جنہوں نے وہی بتائی ہے وہی ہوگی جو انہوں نے آج کہی ہے، لیکن اس اجلاس میں، اسمبلی کے اجلاس میں جو کہ منڈے سے شروع ہو رہا ہے، جو یقیناً یہ بل پیش کر دیا جائے گا، اور اس کا مقصد بھی اس اجلاس کو سمر کرنے کا یہی تھا۔ اب یہ کیوں بل پیش کیا جا رہا ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ نمبر ایک تو اگر آپ دیکھیں کہ پہلے 6 مہینے میں تقریباً 176 بلین روپیز کا شارٹ فال ہے ٹیکس کلیکشن ہے، وہ بھی حکومت نے کس طرح پورا کرنا ہے۔ نمبر 2 حکومت کا جو کلیم ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹرکچرل ریفارمز انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، ان میں اسد عمر صاحب نے پچھلے دنوں بلکہ پرسوں ہی صحافیوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ نیا سپلیمنٹری بجٹ جو آ رہا ہے، جس کو منی بجٹ نہیں کہہ رہے، حکومت نے ایک نئی اختراع ڈھونڈی ہے، اس کو سپلیمنٹری بجٹ کہہ رہے ہیں، کہ اس میں 90% جو میئرز لیے جائیں گے، جو اناؤنس کیے جائیں گے میئرز، ان کا جو تعلق ہوگا وہ نان ریونیو ہوگا 90%، 10% ہیں جو وہ ریونیو ریلیٹڈ میئرز ہوں گے، جس میں انہوں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ جو کاروبار کرنے کے ماحول کو آسان کرنا، اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں گے۔ کچھ آئٹمس پہ جو را مٹیریل ہے، خاص طور پہ ایکسپورٹ انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے، اس پہ ڈیوٹیز کم کریں گے تاکہ ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو انوائرمنٹ فرینڈلی ماحول ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز اس نے کہا تھا کہ پاکستان میں باقی سارے انڈیکیٹرز اس وقت ٹھیک ہے، لیکن FDI کا سائز کم ہو رہا ہے۔ حکومت کو پتہ ہے کہ FDI کا سائز کم ہو رہا ہے، جو براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ہے، اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا ٹیکس اصلاحات انٹروڈیوس کروائی جائیں گی۔ لیکن ہماری اطلاع کے مطابق جو سپلیمنٹری بجٹ حکومت کے مطابق ہے، جس کو ہم منی بجٹ کہتے ہیں، 150 سے 160 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے تاکہ حکومت کا ریونیو کلیکشن کا شارٹ فال پورا ہو سکے۔ دوسرا ایک اہم چیز اور بھی ہے، حکومت نے ابھی تک پوری طرح ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم نے IMF کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا۔ اگر حکومت نے IMF کے پاس جانا ہے، اس وقت پاکستان کا جو اینول ٹارگیٹ ہے ٹیکس کلیکشن کا، وہ 4400 ارب روپے ہے۔ IMF کا ہماری اطلاع کے مطابق مطالبہ ہے کہ اس ٹیکس ٹارگیٹ کو 4700 ارب روپے تک بڑھایا جائے۔ اس کو بھی حکومت نے کسی نہ کس طرح بڑھانا ہے۔ اگر 4400 میں ہم 150 یا 160 ایڈ کر لیں جو میئر اس سپلیمنٹری بجٹ میں آئیں گے، تو یہ
तकरीबन 4600 अरब रुपए के लगभग 4600 रुपए के लगभग रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट पूरा हो जाएगा। इससे इस तरह IMF का एक मुतालबा भी पूरा हो जाएगा। अब ये टैक्स कहाँ लगेगा, कहाँ से पूरा होगा, इसमें जो चंद आइटम्स हैं जो हमारी इतला के मुताबिक जिनमें टैक्स लगाया जा रहा है। एक तो सेकंड हैंड गाड़ियों की जो हमारे इतला के मुताबिक ड्यूटी पे इम्पोर्ट पे बढ़ाई जा रही है, कॉस्मेटिक्स पे बढ़ाई जा रही है। तो टोबैको सिगरेट्स जो हैं इसमें पिछले साल 60 अरब रुपए की कमी हुई थी। इस कमी को ना सिर्फ पूरा करने की बात की जा रही है बल्कि इसको बढ़ाने की बात भी की जा रही है 70 से 75 अरब रुपए तक। ये मेजर्स हैं जो एक्सपेक्टेड है सप्लीमेंट्री बजट में कि जो मंडे से शुरू होने वाले इजलास कौमी असम्बली के इजलास में पेश किया जाएगा। अब वज़ीर खजाना ने 23 तारीख की तारीख दी है, लेकिन हमें इन्होंने पिछले हफ्ते बताया था कि 1 जनवरी में, 15 जनवरी के करीब, और शायद हुकूमत को इसकी तफसीलात है वो अभी पूरी तरह वर्कआउट नहीं हुई। FBR और कॉमर्स मिनिस्ट्री इस पे काम कर रहे हैं, शायद इसीलिए इसमें मजीद ताखीर की गई है 1 हफ्ते की। जी ठीक है, ठीक है। अशरफ एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, बल्कि आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमें माशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल साहब ने ज्वाइन किया है। पहले उनसे इस पर तज्जिया लेंगे और उसके बाद हम अपने रिपोर्टर्स के रुख करेंगे। मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमारे रिपोर्टर्स हमें मुतला कर रहे हैं कि 23 जनवरी को मिनी बजट, जिसे सप्लीमेंट्री बजट भी कहा जा रहा है, वो पेश करने का इरादा रखती है हुकूमत। और साथ ही साथ ये फैसला किया गया है कि FBR का जो SRO का इजरा का इख्तियार है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो नंबर 1, FBR का जो SRO का इजरा है इसको आम अल्फाज में, हमें सादा अल्फाज में जो आम आदमी समझ सके वो थोड़ा सा वाज़े कीजिएगा। और मिनी बजट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? दो चीजें हैं, एक मिनी बजट से है और एक FBR से रिलेटेड है। मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त वफाकी वजीर खजाना असद उमर खिताब कर रहे हैं कराची में, आइए आपको सुनवाते हैं। आप अपने अभी जो आपने रख के दिए हैं, इसके लिए ये मैंने यहाँ पर जो आपने जिनकी बात की है वो मैंने भी समझ लिए हैं। जो इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिस पर थोड़ी सी और समझने की ज़रूरत है, थोड़ी और बात करने की ज़रूरत है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक टीम अपनी जो है अगले हफ्ते मंगल बुध को भेज दें इस्लामाबाद। मैं हमाद के साथ और FBR वालों के साथ बैठा दूँगा। और वो जो आप कह रहे थे कि ये फैसले फौरी तौर पे करने चाहिए, ये फैसले फौरी तौर पे नहीं करने चाहिए। मैं बता, और बड़ी अजीब सी बात लगती है, क्यों मैं कह रहा हूँ नहीं करने, इसलिए नहीं करने चाहिए। देखें, अगर बगैर किसी चेक और बैलेंस के हुकूमत के पास इख्तियार हो काम करने का, तो वो इख्तियार यकीन जानिए वो ज़्यादा इख्तियार अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होगा, आपके फ़ायदे के लिए नहीं होगा। तो कोई चेक और बैलेंस हो। और ये एक अच्छी चीज़ चेंज की गई है कि अगर आप टैक्सेशन के अंदर कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो टैक्सेशन के अंदर जो तब्दीली है वो पार्लियामेंट के पास लेकर जाएं, वहाँ पर एक डिबेट हो और वहाँ से अप्रूवल हो। तो इसलिए वो 23 तारीख की बात कर रहे हैं। वरना ये हमें पता है कि एक स्ट्रोक ऑफ द पेन से SROs बदल के क्या क्या किया गया है पहले, और मेरे ख्याल में वो एक अच्छा निज़ाम नहीं है। थोड़ा सा तो इसमें इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये लॉन्ग टर्म में एक बेहतरी का तरीका है। लेकिन मैं इनमें से जो चंद चीज़ें आपने की हैं इनके ऊपर ज़रूर कमेंट करूंगा। मैं ज़्यादा जो आपसे बात करना चाहता हूं वो 3, 4, 5 बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि पहली दफ़ा ऑफिशियल कैपेसिटी में मैं कराची चेंबर आया हूं। सिराज भाई सही कह रहे थे कि पता नहीं चेंबर आए हैं कि घर आए हैं, तो ये दोनों चीज़ें एक क्यों नहीं हो सकती कि चेंबर आया हूँ और घर आया हूँ, ठीक है ना। मैं कराची चेंबर का मेंबर रह चुका हूँ जनाब। आपने अब डिसोन कर दिया तो और बात है, मैं इस चेंबर का मेंबर रह चुका हूँ। तो मैं थोड़ी सी आपकी इजाज़त से कुछ गुफ्तगू आज ये करना चाहता हूँ कि हमारा जो इकॉनमी का विजन है वो है क्या, उस विजन के अंदर आपका किरदार क्या है, और हम किस तरफ आगे जाना चाहते हैं। वो जैसे मैंने कहा कि कुछ जो चीज़ें हैं जिस तरह लिक्विडिटी है, गैस सप्लाई है, GIDC है, मैं इसके ऊपर भी कमेंट करूंगा। लेकिन पहले ज़रा सी जैसे मैंने कहा थोड़ी सी बड़ी पिक्चर पे बात कर लें, फिर थोड़ा सा एक मजमूई तौर पे जो मईशत की सूरत हाल है अभी उसके ऊपर मैं कमेंट करूंगा, और फिर इन चीज़ों की बात करूंगा। हमारा विजन है क्या जी, हमारे चाहते क्या है, क्या हमारी तरजीहात हैं, क्योंकि जो आपकी जो तरजीह होती है फिर उसी के मुताबिक आप फैसले करते हैं, उसी के मुताबिक जो है वसाइल जो है उनकी तकसीम की जाती है,
उन्हीं चीज़ों के ऊपर हुकूमत अपना टाइम लगाती है और वही चीज़ जो है वो एक सिग्नल जाता है बिजनेस कम्युनिटी के पास भी कि क्या चीज़ है जिसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए, कि कहाँ पे मुझे आगे नज़र आता है, बेहतरी नज़र आती है। एक तो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जी कि 21वीं सदी के अंदर मईशत का पहिया जो है वो निजी शोबा चलाता है, वो प्राइवेट सेक्टर चलाता है, वो प्राइवेट इन्वेस्टर चलाता है। तो इसलिए जब तक आप ऐसा माहौल नहीं पैदा करेंगे कि जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टर जो है उसको बेहतरी आगे नज़र आ रही हो, तो वो चाहे कितना भी मुहिब वतन क्यों ना हो, वो कारोबार जो है वो एक हद तक ही करेगा, उससे आगे नहीं करेगा। तो सबसे पहला काम जो हम करना चाहते हैं, जिसमें से अगर आप ये प्रेजेंटेशन भी उठाकर देख लें तो इसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपको इसी के अंदर नज़र आएंगी कि कारोबार करने के लिए मुश्किल पैदा की है। एक तो महंगा, आप टैक्स लगाते हैं, बिजली की कीमत बढ़ाते हैं, जाहिर है उसके ऊपर बोझ पड़ता है, लेकिन उसके अलावा आधी से ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं कि जिस तरीके से वो आप टैक्स लेने की कोशिश कर रहे हैं उससे मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो शायद नहीं, तकरीबन यकीनन मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली सियासी पार्टी थी जिसने इलेक्शन लड़ा और उस इलेक्शन के मंशूर के अंदर ये लिखा कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, जो उस वक्त 147 थी अब 136 है, इसमें 100 से बेहतरी पे जाना चाहते। और वह सिर्फ वहां पर लिखा नहीं गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की माहाना मीटिंग होती है, वजीर आजम खुद उसको जाती तौर पर चेयर करते हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन और उनका बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का सेल प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर सेटअप किया जा रहा है, वो इसको लीड करते हैं। और जब भी मईशत की बात आती है, जैसे आपने कहा 52% जुबैर भाई एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, जो भी आप चीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग देख लें, वो आधा से ज्यादा कराची है। कराची दिल है मईशत का पाकिस्तान की, और इसलिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन अभी कराची आए भी थे, सिंध की हुकूमत के साथ भी बैठे। आपको कुछ चीजें जो हैं वो ये 23 तारीख को जब फाइनेंस बिल अनाउंस होगा तो आपको उसके अंदर नजर आएंगी, आसानी पैदा करने के लिए जो आपके लिए हम इकदाम कर रहे हैं। और कई और फैसले जो हैं जिसमें फाइनेंस बिल की जरूरत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी, वो आपको मेरे ख्याल में जनवरी के आखिर तक अनाउंसमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी। और ये एक इब्तिदा है, ये हमने साथ मिलके इसको मजीद से मजीद आसानियां पैदा करते चले जाना है। और ये जाहिर है आपके बगैर, आप ही की तो कारोबार है, आपसे बेहतर कोई नहीं समझता कि इसके अंदर आसानी कैसे पैदा की जाए। सो एक तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर बहुत काम हो रहा है, बहुत तरजीह दी जा रही है। दूसरा, सरमायाकारी होगी तो मईशत आगे बढ़ेगी, सरमायाकारी होगी तो नौकरियां पैदा होंगी, सरमायाकारी होगी तो आगे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, मेरी तमाम वो जो तरजीहात हैं हुकूमत की वो पैदा होनी है। तो हमने इस वक्त मईशत हमारी ज़रा से समझने की ज़रूरत ये है कि हमने जो माशी पॉलिसी जिसके ऊपर हम काम करते रहे हैं पिछले तकरीबन 3 दहाई में ज़्यादातर अरसा, कुछ साल में अगर छोड़ दूं, ज़्यादातर अरसा पिछले 30 साल में जो हम कर रहे हैं, हमने एक मईशत बना दी है जो कंजम्पशन लेड इकॉनमी है। नतीजा क्या निकला है? सेविंग्स आपकी शायद दुनिया की सबसे कम हो चुकी हैं और इन्वेस्टमेंट के जो रेट्स हैं आपके, वो पाकिस्तान में जो तारीखी तौर पे होता था उससे भी बहुत कम हो चुके हैं और दुनिया से तो बहुत ही पीछे हो चुके हैं। सरमायाकारी हो नहीं रही है, कंजम्पशन हो रही है। तो जब कंजम्पशन होगी और इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, सेविंग नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? फिर आपका बाहर से कैपिटल जो है इंपोर्टेड कैपिटल से फाइनेंस करेंगे और शक्ल क्या इख्तियार करेगा? तजारती खसारे की शक्ल में आएगा सामने। और इसीलिए पाकिस्तान का तजारती खसारा जो है वो पिछले साल बढ़कर एक खतरनाक हद तक तजावुज कर चुका, जिसकी वजह से तमाम ये भी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। इसलिए हमने कंजम्पशन को इंसेंटिवाइज नहीं करना और जो इंपोर्टेड कंजम्पशन है उसको तो हमने बाकायदा तौर पे पॉलिसी से टारगेट करके उसमें उसको कंट्रोल करना है और सरमायाकारी पे इंसेंटिव्स डालने। तो आपको दूसरी चीज जो नजर आएगी, जो 23 तारीख की आपको जो फाइनेंस बिल आपको नजर आएगा, उसके अंदर आपको इंसेंटिव्स नजर आएंगे। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मेजर्स नजर आएंगे, दूसरी सरमायाकारी के आपको इंसेंटिव्स नजर आएंगे, क्योंकि हमने सरमायाकारी और सेविंग्स दोनों को बढ़ाना है।
साथ ही साथ, और ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान एक ऐसा माशरा है जहाँ साहिब सरबत लोग जो हैं सारे पाकिस्तान में ही, लेकिन क्योंकि मैं कराची को बाकी पाकिस्तान से बेहतर जानता हूँ, तो यहाँ तो शायद कराची जैसा तो कहीं पे भी ना हो। साहिब सरबत लोग उन लोगों का जो मुश्किल में हैं, जिनके पास उतने वसाइल नहीं हैं, उनका ख्याल रखते हैं। इसी तरीके से जहाँ इनफरादी तौर पर ये आप लोग सब काविश करते हैं, ये रियासत की बुनियादी जिम्मेदारियों में से है कि ऐसी मईशत की पॉलिसी लाए कि जिसके अंदर जो कमज़ोर तरीन तबका है उसकी दाद रसाई की जाए, उसके लिए मुश्किलात कम की जाएं। हमने पिछले 5 माह के अंदर जितने भी फैसले किए हैं उसमें तमाम में आपको इसकी झलक नजर आएगी, चाहे वो बिजली की कीमत हो, गैस की कीमत हो, टैक्स का निज़ाम हो, जितने भी फैसले किए हैं उसमें कोशिश ये की है कि ये साहिब सरबत लोग जो हैं जिनमें इस्तिताअत है वो बोझ उठा सकते हैं, और अगर मुश्किल वक्त है तो बोझ उनके ऊपर डाला जाए, उनके ऊपर ना डाला जाए जो सबसे गरीब हैं, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल के अंदर हैं। और उमूमी तौर पे हमें बिज़नेस कम्युनिटी से भी इसके अंदर बहुत मदद मिली है। वज़ीर आज़म का जो पनाहगाह का जो एक आइडिया था, लोग बेचारे मुश्किल के अंदर, सर्दी के अंदर बग़ैर छत के बैठे होते थे, तो उनके लिए जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, मुझे बड़ी खुशी है। तमाम पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी ने, बशमूल कराची की बिज़नेस कम्युनिटी ने उसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और वो बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरीके से रियासत की पॉलिसी के अंदर भी हमने ये देखना है। लेकिन फिर जब मैं आगे देखता हूं कि मेरी ग्रोथ के मईशत के अंदर कहते हैं जी मुझे ग्रोथ के ड्राइवर्स चाहिए, वो क्या चीजें हैं जिसके अंदर जो है मैं मईशत को बढ़ाऊंगा, किस तरीके से बढ़ाऊंगा। एक बहुत बड़ी चीज जो है वो होती है, जिस खित्ते में आप रहते हैं वो तिजारत। इस वक्त अगर आप पिछले 50-60 साल की कहानी दुनिया की देखें तो मशरकी एशिया के अंदर, ईस्ट एशिया के अंदर जिस तरीके से तरक्की हुई, और करोड़ों नहीं शायद 1 अरब से ज्यादा लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से ऊपर उठाए गए, उसकी एक बुनियादी वजह यह बनी कि उन्होंने अपने खित्ते के अंदर तिजारत बढ़ाई। और मजमूई तौर पर यह आज से चंद साल पहले की डेटा है, लेकिन आज से कुछ 7-8 साल पहले मैंने ये स्टडी की थी। जो मशरकी एशिया है उसके अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मजमूई मईशत का 27% हिस्सा जो है वो हमारा जो है इंट्रा रीजनल ट्रेड जिसको कहते हैं, यानी खित्ते के अंदर तिजारत के अंदर था। जहां हम रह रहे हैं जनूबी एशिया इसमें ना होने के बराबर है। एक तरफ इंडिया है और हमारे सियासी मसाइल उनके साथ रहे हैं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, वहां उनके अंदरूनी मसाइल हैं, इस तरफ ईरान है, आगे तुर्की है, और ईरान के दुनिया के साथ, खास तौर पे अमेरिका के साथ मसाइल रहे हैं, उसके अंदर पाबंदियां लगती रही हैं। तो सिर्फ इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है, कुछ मरूजी हालात भी ऐसे रहे हैं कि जिसकी वजह से हमें मुश्किल रही है। लेकिन अब हमने इसके ऊपर बाकायदा इसको तरजीह बनाकर काम करना है। हम आज से कोई हफ्ता पहले गए हुए थे जी तुर्की, और प्रेसिडेंट अर्दवान के साथ वहाँ पर मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म की हमारी डेलीगेशन लेवल के ऊपर बातचीत हुई, और उसके अंदर एक मैंने तजवीज़ दी थी कि क्योंकि पाकिस्तान तुर्की, आप में से जो भी तुर्की गया हुआ है आपने भी महसूस किया होगा कि जैसा अवामी सतह के ऊपर तुर्की के अंदर पाकिस्तान के साथ खैर सगाली का जज्बा है, शायद दुनिया में बहुत मुश्किल से आपको ऐसा मिले। लेकिन हमारी बामी तिजारत ना होने के बराबर है, हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत कम लेवल के ऊपर है। तो मैंने उनको कहा, बात ये हो रही थी कि वो टर्किश बिजनेस डेलीगेशन यहाँ पर लेके आएंगे और फिर हम यहाँ से बिजनेस डेलीगेशन वहाँ पर लेके जाएं। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, ये करना चाहिए हमें, लेकिन अगर आप वाकई में पाकिस्तान की और तुर्की की जो माशी जो रिश्ता है उसको वैसा ही बनाना चाहते हैं जैसा हमारा सियासी रिश्ता है, तो फिर ये टॉप लेवल से एक बाकायदा मरबूत प्लान बनाए बगैर नहीं होगा। और उसके ऊपर एग्रीमेंट हो गया जी, इस टर्की और पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के ऊपर काम होना है। कल वो नोटिफिकेशन भी कर दी वजीर आजम ने, एक
बड़ी पावरफुल, उसमें 6 या 7 वजीर शामिल हैं, मुझे उसका कन्वीनर लगाया गया है और हमारी फरवरी के महीने के अंदर अंदर हमने, और आप ज़ाहिर बिजनेस कम्युनिटी से भी हम उसकी सिफारिशात लेंगे, इनपुट्स लेकर हमने सिफारिशात मुरतब कर रहे हैं। वहाँ पे तुर्की वाले जो हैं वो अपनी तरफ से सिफारिशात मुरतब करेंगे और अप्रैल के अंदर हम उसको इंशाल्लाह ताला वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर अर्दोआन जो हैं वो साइन कर देंगे, ताकि आपके लिए मौके पैदा किए जाएं, सरमायाकारी के लिए भी, तजारत के लिए भी। और ज़ाहिर है बीच में ईरान आता है, ईरान के साथ भी हमें ये करना है, अफगानिस्तान के साथ हम पहले कह चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के साथ भी ऐसे ताल्लुकात हों जो एक खित्ते के अंदर लोग जो साथ रहते हैं उनके होने चाहिए। हमारा अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, कायद आज़म ने उसके लिए लीडरशिप फराम की, पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरे बरे सगीर के मुसलमानों ने उसके लिए जद्दोजहद की, और कराची में तो ज़्यादातर वो लोग बस रहे हैं जिनके माँ बाप ने उस जद्दोजहद का हिस्सा बने और वो पाकिस्तान उन्होंने बनाया। लेकिन पाकिस्तान के लीडर का ख्वाब क्या था? पाकिस्तान के लीडर का ख्वाब ये तो नहीं था दुश्मनी। कायद आज़म का विजन तो था पीस विद इन एंड पीस विदाउट। हम मुल्क के अंदर भी अमन हो और खित्ते के अंदर भी अमन हो, और हम भी वही चाहते हैं। इसीलिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो पहली तकरीर की वज़ीर आज़म बनने के बाद, उस तकरीर के अंदर उन्होंने भारत की तरफ भी एक हाथ बढ़ाया कि आए, हमारे जो बायमी मसाइल हैं, और ज़ाहिर कश्मीर उसमें सबसे बड़ा मसला है, सबकी बात करें और तिजारत की भी बात करते हैं। मैं आपको ये बताऊं, बड़ी अफसोस की बात है कि भारत की हुकूमत ने उसका मज़बूत जवाब नहीं दिया। शायद उनकी अंदरूनी सियासत की ये मजबूरियां हैं, ख़ास तौर पे उनका इलेक्शन आने वाला है। हमारी अभी भी उम्मीद ये है कि इलेक्शन के बाद भारत जो है वो शायद जो हमने हाथ बढ़ाया था एक बातचीत करने का, एक बाहमी जो इज्जत और एहतराम का रिश्ता होना चाहिए आज़ाद मुल्कों के दरमियान, उस बुनियाद के ऊपर, और जो भी हमारे मसाइल है, और मैं फिर कहूँगा ख़ास तौर पे कश्मीर का मसला है, उसके ऊपर बातचीत करने का और आपस में तजारत को बढ़ाने का, इसके ऊपर वो बातचीत करेंगे। पाकिस्तान जो है इस आइडिया के लिए तैयार है। मैं आपको ये भी बताऊं कि बहुत अक्सर हलकों के अंदर ये चेमगोई होती है, और लोगों का ख्याल ये कि ये इसलिए नहीं होता, और ये भारत ये कहानी बार बार पीटता है और दुनिया को सुनाता है कि जी ये असल में इसलिए नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की फौज इसकी मुखालफत करती है। मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान की फौज इस सोच के साथ मुताबिकत रखती है। पाकिस्तान आर्मी चीफ इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया अपने तमाम मामलात जो हैं उनको मिल बैठकर बातचीत के जरिए हल करे। तमाम मसाइल को हल करने के साथ फिर अब हमारे आपस में जो मामलात हैं, ख़ास तौर पे तजारत के मामलात जो है, मईशत के मामलात जो है, उनको भी बढ़ाया जाए। इसमें भारत का भी फ़ायदा होगा, इसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा। इस पूरी अगर मैं ब्रॉडर उसके ऊपर बात करूं, हमने जिस वक्त लिखा अपना मईशत का मैनिफेस्टो हम लिख रहे थे, तो हमने और साथ ही हम खारजा पॉलिसी लिख रहे थे, तो खारजा पॉलिसी के अंदर हमने लिखा कि मईशत को एक बुनियादी रुकन बनाएंगे हम अपनी खारजा पॉलिसी का, और हुकूमत बनने के फौरी बाद एक इकनॉमिक डिप्लोमेसी के ऊपर साथ मिलकर काम करने के लिए वज़ीर खारजा, वज़ीर ख़जाना यानी मैं, और जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं कॉमर्स के और इंडस्ट्री के शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं और रज़ाक दाऊद, हम तीनों साथ बैठे। और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फॉरेन ऑफिस और हमारी कोऑर्डिनेशन है, और एक बड़ा लैंडमार्क मेरे ख्याल में 2 चीज़ें हुई हैं। फॉरेन ऑफिस में मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी लीडरशिप में 2 काम किए हैं। एक तो तमाम पाकिस्तान के जो अहम ममालिक में सफ़ीर हैं इस वक्त, उनको बुलाया गया, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई, और वो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के ऊपर। किस तरीके से तजारत को हमने फ़रोग देना है, सरमायाकारी को फ़रोग देना है, और हमारी जो फॉरेन ऑफिस है और जो हमारी एम्बेसीज हैं बाहर, उन्होंने क्या किरदार अदा करना है। और अभी उन्होंने एक फॉरेन पॉलिसी एडवाइजरी काउंसिल बनाई है, और उस फॉरेन पॉलिसी एडवाइजरी काउंसिल के अंदर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग और एडवाइजर ऑन कॉमर्स भी शामिल हैं। तो यानी
ایک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک حکومت ہے جو سمجھتی ہے کہ میں نے اگر اپنے ملک کے عوام کی جو کروڑوں لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر میں نے ان کی زندگی بہتر کرنی ہے تو ان کی زندگی بہتر کرنے کے لیے مجھے تجارت کو فروغ دینا ہے، مجھے سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے، اور ہر کام جو میں کروں بشمول میں خارجہ پالیسی جو بناؤں اس کے اندر میں نے اس چیز کو ترجیح بنیاد دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ابھی تک آپ اس کے ریزلٹس دیکھتے بھی آئے ہیں۔ پاکستان کو جس طریقے کی بائیلیٹرل سپورٹ، باہمی ہمیں جو سپورٹ ملی ہے دوست ممالک کے سے پچھلے 5 ماہ کے اندر، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور وہ اس لیے کہ جس وقت پاکستان کی لیڈرشپ وہاں بیٹھ رہی ہے وہ بات ہی سب سے زیادہ پہلے کرتی ہے معیشت کے معاملات کی۔ آپ کو ابھی جو نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے جو فوری امداد کی چیزیں آئی ہیں، جو فائنینشیل ایڈ ہیں، ڈپازٹس آئے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اگلا سٹیپ بہت جلد، آج بھی میں آپ کو بتا دوں سعودی عربیہ کے جو انرجی کے منسٹر ہیں خالد الفالی، دنیا کے سب سے پاورفل انرجی منسٹر ہیں، وہ آج بھی پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ آج بھی ان کی ملاقات ہو رہی ہے چیف منسٹر بلوچستان کے ساتھ، منسٹر فار پیٹرولیم ان کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں، اور آپ جلد جو ہے وہ اگلا سٹیپ دیکھنا شروع کر دیں گے، اور وہ کیا ہے، سرمایہ کاری کے اعلانات آپ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے آخر تک یا اگلے مہینے کے شروع میں جو ہم ٹریڈ کی نیگوسیشن کرتے رہے اس کے اثرات آپ ایکسپورٹس دیکھنا شروع کر دیں گے، جو اسی اکنامک ڈپلومیسی کے ساتھ لنکڈ ہے۔ سو یہ صرف ڈپازٹس یا قرضے کی بات نہیں ہو رہی ہے، انویسٹمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، ٹریڈ کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا یہ ایک اچھا موقع ہے پاکستان کے سب سے بڑے معاشی شہر کے سب سے بڑے چیمبر کے اندر میں آیا ہوا ہوں، تو آپ کے ساتھ تھوڑا سا یہ بھی شیئر کروں کہ بڑے لیول کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ اب میں آتا ہوں جی 2-3 چیزیں جو آپ نے بات کی تھی، بڑی چیزیں۔ گیس سپلائی، دیکھیں گیس سپلائی یہ جو ہو رہا ہے نا سراج بھائی، زبیر بھائی، یہ پلان سے نہیں ہو رہا، امپلیمنٹیشن کے اندر غلطیاں کی گئی ہیں۔ ہمارے خیال میں وہ غلطیاں جو ہے وہ بالکل اوائڈبل تھیں، اور اسی لیے ایکشنز لیے گئے، آپ نے دیکھا ہے اس کو۔ پلاننگ سائیکل جو ہے اس کو ہم بدل رہے ہیں، ہماری تو یہ 2 مہینے آگے کی انٹیگریٹڈ پلاننگ سائیکل ہمیں نہیں نظر آتا تھا۔ آپ دیکھیں اس وقت میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں پلاننگ کے فقدان کی، کہ ہم نئے پاور پلانٹس لگا رہے تھے، وہ پاور پلانٹس امپورٹڈ LNG پہ تھے، ڈومیسٹک کول کے اوپر تھے، امپورٹڈ کول کے اوپر تھے۔ بائی ڈیزائن ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ فرنس آئل جو ہے، کیونکہ اس سے مہنگی بجلی پیدا ہوتی ہے، تو فرنس آئل کے اوپر پاور جنریشن ختم کی جائے۔ اب پاور پلانٹ لگانے میں زبیر بھائی آپ کو پتا ہے 4 سال لگتے ہیں یار، یہ ایسا تو نہیں ہوتا ایک دن صبح اٹھے تو پاور پلانٹ لگا ہوا تھا۔ 4 سال میں وہ پلاننگ کدھر تھی کہ اچھا یہ فرنس آئل اگر پاور جنریشن کے اندر نہیں استعمال ہوگا تو یہ جو آئل بنانی ہے جائے گا کدھر؟ نہ ایکسپورٹ انفراسٹرکچر، نہ ڈیپ کنورژن کے پروجیکٹس ان پلیس، آپ لٹرلی آپ آگے دیکھنے کو تیار نہیں تھے۔ تو ابھی فرٹیلائزر کے لیے بھی میں نے کہا ہے، گیس کے لیے بھی، پاور کے لیے بھی، ہم کم سے کم 12 مہینے کے آپریشنل سائیکل، آپریشنل پلاننگ اور اسٹریٹجک پلاننگ 5 سال کی ہم جو ہے وہ رولنگ بیسس کے اوپر شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ مسائل جو آپ کو اس سال دیکھنے میں آئے، جو ہم دیکھ رہے ہیں پرابلم گیس کے آئے، بالکل آئے مسائل، اور آپ کو وہ نہیں دیکھنے چاہیے تھے، یہ بالکل درست بات ہے۔ لیکوڈیٹی کی آپ نے بات کی جی، لیکوڈیٹی کے اوپر صورتحال یہ ہے، آپ صرف کاروبار کی بات کرتے ہیں، 800 ارب روپے گردشی قرضے، اس کے علاوہ 600 ارب روپے PHPL میں پاک 1400 ارب روپے کی ان پیڈ اماؤنٹ وہاں پر بیٹھی ہوئی، گیس کے سسٹم کے اندر تقریباً 150 ارب روپے۔ آپ کوئی ادارہ اٹھا لے، روزانہ کی بنیاد پہ میرے پاس وفد آتے ہیں جو اپیل لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، جی یہ ہمارا پیسہ 6 سال پرانا پھنسا ہوا ہے، یہ ہمارا 4 سال پرانا پھنسا ہوا ہے، یہ ہمارا 3 سال پرانا پھنسا ہوا ہے۔ سو میرے اندازے کے مطابق اگر میں تمام یہ چیزیں جوڑ لوں تو 2000 اور 3000 ارب روپے کے درمیان پرانا قرضہ ہے، جس کو میں پرانے پاکستان کے قرضے کہتا ہوں، جو ادا کرنے۔ تو یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمیں بھی پتا ہے کہ 2 سے 3000 ارب روپے فوری طور پہ تو نہیں آئیں گے، آپ کو پتا ہے کہ کیا صورتحال ہے، ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، فسکل ڈیفیسٹ آسمان سے باہر نکل رہا۔ تو ہم نے یہ کہا ہے کہ لیکن ہم ساتھ کاروبار بھی چلانا چاہتے ہیں، تو کاروباری ہی اداروں سے ہمیں آئی تھی ایک تجویز کہ جو پرانے سیلز ٹیکس کے ریفنڈ ہیں، DLTL کے ریفنڈز ہیں،
اور جو ادائیگیاں ہیں ان کے لیے 2 کام کیے جائے. تو ہم بنیادی طور پہ کرنے کی کوشش کریں کہ تقریباً 1/3 جو ہیں وہ کیش پیمنٹس کریں آہستہ آہستہ اس سال کے اندر, اور 2/3 کے لیے نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایشو کریں. نیگوشیبل تاکہ آپ کے پاس وہ جب نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہاتھ میں آ جائے تو آپ بینک جا کے آپ کو ڈسکاؤنٹ کرا سکیں. تمام اس کا ایک تو حکومت کے سرکار میں آپ کو میں کیا بتاؤں تھوڑی کام بھی کرنے میں, اگر میں اپنی پرائیویٹ سیکٹر کی زندگی میں 10 قدم چلنے کے لیے مجھے جتنی محنت کرنی پڑتی تھی تو سرکار کے نظام کے اندر 1 قدم چلنے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے. تو اس نظام کو بھی بہتر کرنا ہے. وہ گیس کا آپ کو پتا ہے ایکسپورٹرز کا جو ہم فیصلہ کر رہے تھے کوئی 4 دفعہ تو مجھے ECC میں فیصلہ کرانا پڑا, لیکن اس کے باوجود یہ فائنلی ہم پہنچ گئے یہاں پہ. انشاءاللہ تعالی یہ جنوری کے مہینے کے اندر تمام اس کی لیگل اپروولز وغیرہ فائنل ہو جائیں گے اور میکسیمم 15 فروری تک ایشو ہو جائیں گے نیگوشیبل انسٹرومنٹس. اور آپ کی لیکویڈیٹی جو ساتھ ہی نومبر دسمبر میں لیکویڈیٹی کی پرانی جو ریفنڈز ہیں ان کی کچھ پیمنٹ ساتھ کرانی شروع کر دی. اچھا, اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی چلو میں صرف یہ بولتا ہوں وہاں پہ بھی جو ہے مارکیٹ کے اندر جو ہے اس وقت لیکویڈیٹی جو ہے وہ ڈرائی اپ ہوئی ہوئی ہے, ٹرن اوور کم ہوا ہوا ہے. تو 23 تاریخ کو جو آئے گا فائنینس بل اس کے اندر چلے میں صرف اتنا کہتا ہوں اسٹاک مارکیٹ کے لیے بھی اچھی خبر ہوگی اس سے زیادہ میں نہیں ہوتا. اچھا اس کی ٹریڈنگ وہ جب ٹریڈیبل انسٹرومنٹ بن جائے یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ اس کو لے کے جو یہ آپ کو پتا ہے وہ خیر وہ مثال بہت اچھی نہیں ہے جو وہاں پہ کیا گیا تھا US میں ہاؤسنگ مارکیٹ کے لیے, ان کو کلب کر کے اس کے پھر جو ہے ٹریڈ اسٹاک مارکیٹ کے اندر بالکل ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں. دوسری چیز آپ جو دیکھ رہے ہوں گے ابھی تک آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو اپوائنٹمنٹس اداروں کے اندر جو اکنامک ادارے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا پروفیشنلز اپوائنٹ ہونے شروع ہو گئے, سیاسی بنیاد کے اوپر بھرتیاں نہیں ہو رہی ہیں. اور جب یہ ادارے مضبوط ہوں گے تو یہاں سے آپ کو بہتر ڈیسیژن میکنگ بھی نظر آئے گی. آخری چیز GIDC جہاں تک مجھے یاد ہے ایک ہوتی تھی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو تھی وہ برسر اقتدار تھی 3 چھوٹے صوبوں کے ووٹس کے اوپر اور جو 3 بڑے گیس پروڈیوسنگ صوبے ہیں ان کے ووٹس کے اوپر. پنجاب میں ان کی مائنورٹی تھی, ان کی پنجاب میں حکومت نہیں تھی. وہ پیپلز اور اس حکومت کے کون کون مشیر تھے ان کا ہم ذکر نہیں کریں گے آج, ٹھیک ہے جی. وہ جو حکومت تھی وہ یہ GIDC لے کر آئی, اور کیوں لے کر آئی کہ پیسہ جو ہے وہ صوبے کے پاس نہ جائے, وہ سارا وفاق کے پاس چلا جائے. ہم دیکھیں کاروباری لوگ ہیں آپ بھی, میری بھی 28 سال زندگی کاروبار میں گزری. ایک مسئلہ ہے نا اس کو کاروباری طور پر حل کریں. میں 2 میٹنگز کر چکا ہوں پچھلے ہفتے, یہ اس ہفتے کے اندر میں نے فیصلہ کرنا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں میں اچھا فیصلہ کروں تو پلیز آئیں اور تھوڑی مشاورت کریں, لیکن جیسے میں نے کہا نا وہ کاروباری والی ٹوپی پہن کے آئیں, ایک ریئلسٹک. ایک وہ صاحب اس دن مجھے دے رہے تھے تجویز, میں نے کہا یار ایک کام کریں گے میں یہ کرنے کو تیار ہوں, ایک مجھے پھر میری ہیلپ کر دینا. اس نے کہا جی بتائیں. بالکل ہم ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. میں نے کہا یہ میٹنگ ختم ہوگی نا تو مجھے ذرا اڈیالہ ڈراپ کرتے جانا, کیونکہ جو تم مجھے کہنے کو کہہ رہے ہو تو سیدھا نیب کا کیس ہے. تو ایسی تجویز نہ لانا ایسی تجویز لانا جو ڈویبل ہو, جس میں حکومت جو ہے اس کا بھی کاروبار چلتا رہے اور جو بوجھ ہے اور ایک تلوار لٹک رہی ہے اپنے بزنس کے اوپر وہ بھی ختم ہو سکے اور اس کے اوپر بوجھ کم کیا جا سکے. تو ایسا کوئی کاروباری اس کا فارمولا لے کے آئے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ایک دو سیکٹرز کے ساتھ ہماری اس کے لیے. آخر میں جی میں پھر بتا دوں کہ یہ تمام جو آپ نے چیزیں, یہ جو پرانی آپ نے چیزیں ہم نے بتائی ہیں, نوٹ پرانی نہیں, یہ جو تمام جو تفصیل ہیں ٹیکس کی تفصیل ہیں کچھ میں نے سمجھ لی ہیں, باقی جو ہے. Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.